नमस्कार, एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ साक्षात्कार करने के लिए एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में एक ऐसी महान हस्ती विभूति मौजूद हैं जिनका नाम न केवल पूरे देश में एक सुप्रसिद्ध कवि के तौर पर जाना पहचाना जाता है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे बेबाक नेता हैं जो कि पार्टी हित में और पार्टी की विचारधारा को जागरूक बनाए रखने के लिए हमेशा से अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे सम्मानीय आदरणीय पंडित सत्यनारायण सत्तन जी, जिन्हें पूरी देश और पूरी दुनिया सत्तन गुरुजी के नाम से जानती है। आदरणीय गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। यूँ तो आमतौर पर बहुत सारे शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं जब भी सत्तन गुरुजी की तारीफ करनी हो या उनके बारे में कुछ भी कहना हो, लेकिन आज हम बात करेंगे और साक्षात्कार करने की कोशिश करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज देश जिस चुनौती का सामना कर रहा है और जिस तरह से दुश्मन देश पाकिस्तान की कायराना हरकत पर मुंह तोड़ और करारा जवाब भी हम दे चुके हैं, ऐसे में आज किस तरह से एक कवि का हृदय, कवि का दिल जो है यहाँ पर अपनी बात रखता है। और चूंकि सम्मानीय सत्तन गुरुजी हैं तो साक्षात्कार की शुरुआत ही क्यों ना दुश्मन देश के खिलाफ एक बड़े संदेश के साथ की जाए। आदरणीय गुरुजी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की कायराना हरकत पूरे देश ने देखी, आज पूरे देश की आंखों में गुस्सा है, हम जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अब ललकार रहा है। कथ्य और कर्म दोनों में भेद है पाकिस्तान के। उसकी कथनी और करनी का अंतर ही उसे अपने प्रगति के मार्ग पर ले जाने से उसका अवरोधक बना हुआ, स्पीड ब्रेकर बना हुआ। ये उसके संपूर्ण निर्मिति के बाद आज तक का इतिहास इसी वाक्यों से जुड़ा। पाकिस्तान संबंधों को जीने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास वैचारिकता के नाम पर जो भी कुछ पूंजी होना चाहिए वो पूंजी खलास है। सेना के इशारे पर चलने वाला आदमी जो है विग्रह की बात करेगा, कभी भी संगठनात्मक या ऐसी भावनात्मक विचारधारा को लेकर के चलने वाली स्थितियों को वो प्राप्त नहीं होता। लोभ की आकांक्षा ने उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए हैं और वो अपने और टुकड़े करवाने के लिए ऐसी क्रियाओं को आमंत्रण दे रहा है जिससे उसके विभाजन की जो श्रृंखला बढ़ती ही चली जाएगी। ये उसका भविष्य है। तो कहा जा सकता है कि सुन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। जी हाँ, आज हिंदुस्तान देश पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान की कायराना हरकत पर जवाब देने के लिए। और कहा यह भी जा सकता है कि पाकिस्तान के बहाने ही सही पूरी दुनिया को भारत ये पैगाम दे सकता है कि अब आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देश के संवेदनशील मुद्दे के बाद फिर लौटते हैं मूल साक्षात्कार की तरफ। आदरणीय गुरुजी, लोकसभा चुनाव बहुत निकट हैं और आप बड़ी ही बारीक नज़र राजनीतिक घटनाक्रमों पर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता भी हैं। किस तरह से इस चुनाव की चुनौती को आप देखते हैं और क्या लगता है आपके मन में क्या समीकरण बन रहे हैं पार्टी को लेकर, देश की परिस्थिति को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, इस अंतराल में जो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है, इसका एकमात्र कारण ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि मानो लोगों के मन में एक ही पदार्थ का सेवन करते करते अरुचि का भाव आ गया। राजस्थान की परंपरा रही है कि वहाँ हर 5 साल में परिवर्तन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में चलने वाली जो सरकार थी जिसका मुखिया आम आदमी के दिल, दिमाग और दर्द से जुड़ा हुआ था, उसकी पीड़ाओं के शमन से जुड़ा हुआ था। उसने नीच, छोटे से छोटे, अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी के दर्द को जाना। ऐसा शिवराज है, उसको भी यहाँ पर पराभव का मुंह देखना पड़ा। वसुंधरा जी के प्रति आक्रोश का भाव था ही सही, रमन सिंह जी के प्रति भी ठीक वैसी की वैसी भावना थी। और फिर जनता के अंतर्गत आने वाला जो भाव है, जब वो अपनी मूर्ति का गठन करता है तो परिणाम तो बदलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बदल गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसका निर्वहन कार्यकर्ता ने करा। जी, बड़ी बात।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। वो देवतुल्य कार्यकर्ता को मजदूर तुल्य मान करके काम लेने से उसके आत्माभिमान पर जो चोट लगी, उस चोट के परिणाम स्वरूप उसने अपने आप को संयत कर लिया, नियोजित कर लिया। वो संयत और नियोजित होने का परिणाम ये हुआ कि उसने उतने ही समय कार्य किया जितना उससे दिखाना था। जो घुस कर के काम करने वाला कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता ने अपनी अवमानना को समझ लिया। गंगा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, हिमालय से मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है। कार्यकर्ता को समझते देर नहीं लगी कि जिस पार्टी का निर्माण करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी नामक गंगा का अवगाहन जहाँ से हुआ था, उसमें जो तपस्यारत भगीरथ थे, उन भगीरथों की श्रेणी में एक आडवाणी भी थे। बिल्कुल ठीक बात है जी। जब उनकी दुर्गति कार्यकर्ता ने देख ली तो उसके अंतर मन में ये विचार पैदा हो गया कि जब इतने बड़े कार्यकर्ता और निर्माता के साथ संगठन के द्वारा इस तरीके का विचार किया जा सकता है, तो मेरी तो हैसियत औकात ही क्या। उसके परिणाम भी पार्टी के सामने आए इन चुनावों में। रहा प्रश्न वर्तमान का, आपने पाकिस्तान की बात करी। आज जो विसंगतियां हैं, हमारे जो 40 सपूत शहीद हुए हैं, उनकी पीड़ा को लेकर के सारा भारतवर्ष जो है आक्रांत था। उसकी आक्रांति, उसके क्रंदन को, उसकी पीड़ा को, उसके दुखों को समझते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस कार्यवाही को गुजार दिया, वो लोगों के जख्म पर मरहम का काम कर रही है। वो एक शीतल लेप है उन माताओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उस पीढ़ी के लिए जिन घरों से शहीद निकल करके आए। उन लोगों के साथ साथ पूरे देश के अंतर में बहने वाला, जो धमनियों में बहने वाला जो सांस्कृतिक रक्त है, वो भी एकजुट होकर के इस बात की घोषणा कर रहा है। ना हिंदू हिंदू है, ना मुसलमान मुसलमान है, जो भी है पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तानी है। सारे के सारे कंठों से निकलने वाली जो भाषा है, जो वाणी है, वो उस एकता के मंत्र को गुंजारित कर रही है। तो इस एकता के मंत्र को गुंजारित करने में राष्ट्र के संरक्षण को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस बात की सार्थकता आज हमें, आज के हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रही है। पूरा राष्ट्र एक है। चलिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, पूरा राष्ट्र एक है और इस गंभीर मसले पर चिंतन और मनन के साथ साथ लोकसभा चुनाव की घड़ी भी बहुत नज़दीक है। ऐसे में हमने देश के वर्तमान हालातों पर बात कर ली और सत्तन गुरु जी जिस तरह से बता रहे थे कि पूरे देश में एक ही लहर है फिलहाल कि देशभक्ति का जो जज्बा है वो हिचको ले रहा है। अब जरा मध्य प्रदेश की तरफ भी रुख कर लेते हैं। आदरणीय गुरु जी, क्या मानते हैं, यदि लोकसभा चुनाव की इस चुनौती को देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर आपका क्या आकलन है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कोई फायदा होता आपको नजर आ रहा है, या जो वर्तमान में सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है इसका कोई असर आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा? शत्रु को मौका न दो, कितना समझाऊं तुम्हें। जी जी जी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं ये। बिल्कुल ठीक बात है। शत्रु को मौका न दो, कितना समझाऊं तुम्हें। जी जी। तुमने तो रेणु को सुमेरु बना रखा है। बहुत बड़ी बात। तो जो इंगित किया जाता है, जो सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, राष्ट्र उस सावधानियों को बदले। इन चुनाव में और उन चुनाव में, ये जो आ रहा है एक और जो बीत गया वो, हवा में कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। व्यक्ति की आलोचनाएं ज़्यादा होने लग गई। नीतियों पर बहस नहीं होती। नीतियों पर जिस दिन बहस होने लग जाएगी उस दिन व्यक्ति गौण हो जाएंगे। व्यक्ति, अब हम व्यक्ति पूजा की बात नहीं करते, कुछ लोग व्यक्ति पूजा की बात करते हैं, खानदान की बात करते हैं। खानदान की बात करते हैं तो दोनों पक्ष एक तरीके मिले जुले दिखाई देने लग गए राजनीति में, कि केवल एक ही पक्ष पर जिस पर उंगलियां उठती थी, उसके अलावा इधर वाले जो कभी प्रतिपक्ष में बैठा करते थे, वहाँ भी सत्ता को प्राप्त होने के बाद वो विकृति उनमें भी आकर के चली गई। तो राष्ट्र की
प्रगति के अनुसंधान की भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं श्रेय और प्रेय की राजनीति से ग्रसित हो गए। और श्रेय और प्रेय की राजनीति से ग्रसित होने का परिणाम हमें मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया। जो दल आज सत्तारूढ़ स्थान पर बैठा हुआ है उसमें भी एक त्रिवेणी है, उसमें भी एक त्रिवेणी है जो अलग अलग धारा में बहती है। त्रिवेणी तो संगम करती है तब त्रिवेणी होती है, लेकिन ये ऐसी त्रिवेणी है कि मूल स्थान से बह के अलग अलग धाराओं में बहती है, केवल दिखावे के लिए एक दिन एक स्थान पर बैठती है। सबकी मंशाएं अलग अलग हैं, सबके उद्देश्य अलग अलग हैं, सबके लक्ष्य अलग अलग। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ताओं की सेना है, उस सेना के बलबूते पर उसने अपने आदर्शों को पुजवाने में कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी तभी तक बनी रह सकती है जब तक कार्यकर्ता उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत की परिभाषा को जानेगा, विवेकानंद के आदर्शों को समझेगा। लेकिन गुरुजी, ऐसा कहा जा रहा है कि इन दिनों आप पार्टी से नाराज हैं। कहा यह जा रहा है कि इंदौर से 8 बार की सांसद और वर्तमान में लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी का टिकट बदला जाना चाहिए। ऐसे पर्दे के पीछे से आवाजें आ रही हैं और आप उसको समर्थन दे रहे हैं। देखो महेंद्र भाई जी, जहाँ तक सुमित्रा जी का सवाल है जी, वो इंदौर के लिए गौरव तुल्य हैं, सम्माननीय है, उनका सम्मान अखंड है। 8 बार वो चुनाव जीती हैं और निष्कलंक रूप से जीती हैं, अपराजित योद्धा की तरह जीती हैं, सम्माननीय है। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र की संसद को संचालित करने का गौरव उनके पास सुरक्षित है। सुमित्रा जी मात्र इंदौर की नेता नहीं है, इंदौर उन पर गर्व कर सकता है। जो एक बहू अहिल्या आई थी, दूसरी बहू सुमित्रा आई है। हैं? एक बहू के पास जो है सामंत शाही की चाबी थी, दूसरी बहू के पास में प्रजातंत्र की चाबी है जो जनता ने सौंपी है। बड़ी बात। दोनों की कीर्ति अशेष है, उसे नहीं खंडित कर पाएगा। और अगर इस बदली हुई परिस्थिति और परिवेश में किसी लोभ के कारण या किसी भावना के अतिरेक में बहकर परिस्थितियों को समझे बिना जी ये लड़ाई जारी होती है तो इसके परिणाम शुभ नहीं दिखते मुझे। आपका आकलन है मतलब ऐसा? मेरा आकलन है, मैं जनता के बीच का आदमी हूँ। सुमित्रा जी को तो समय ही नहीं मिलता, यही एक आक्रोश है, कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पाती है। ये एक आक्रोश है और इस आक्रोश को शांत करने में महीने 2 महीने का काम नहीं है। ये सतत प्रक्रिया और 35 साल की प्रक्रिया है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। 35 साल की प्रक्रिया 5 दिन में 10 दिन में चुनाव के वक्त पर नहीं होती। सुमित्रा जी की अपनी व्यवस्थाएं हैं। संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हिंदुस्तान की संसद के सदस्यों पर नियंत्रण बनाना, उसके लिए पठन पाठन योजना सारी की सारी क्रियाओं में मशरूफ रहना, फिर उसके बाद राजनयिक संबंधों के आधार पर आने वाले सदस्यों का समाधान करना, मिलने जुलने वाले लोगों की बात करना, ऐसी परिस्थितियों में उनके पास समय नहीं है। और फिर मेरा ये कहना है कि सुमित्रा जी विश्व की राजनीति में अपना एक चित्र स्थापित करने में कामयाब हुई। उनकी कामयाबी इसी में है कि उन्होंने विश्व की राजनीति पटल पर अपनी तस्वीर को फिट किया, संसार उन्हें जानता है। इंदौर से ही क्यों मोह है उनको? है? अगर वो राष्ट्र नेता हैं, वैश्विक नेतृत्व की स्थिति है उनके पास में, वेल नोन है, तो हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है।
सुषमा स्वराज भी वहाँ से निकल करके, हरियाणा से निकल करके भेलसा में, विदिशा में चुनाव लड़ सकती हैं, तो सुमित्रा जी क्यों नहीं लड़ सकती? हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से, महाराष्ट्र से लड़ सकती हैं, गुजरात से लड़ सकती हैं। शाह साहब और प्रधानमंत्री चाहें तो उन्हें गुजरात की किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिठा करके लड़ा सकते हैं, किसी नई प्रतिभा को आगे ला के खड़ा कर सकते हैं जो फिर 25 साल राजनीति करेगी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन गुरुजी, ये वही सुमित्रा ताई हैं जिनके चुनाव संचालक की भूमिका आपने निभाई, आपने उन्हें जीत दिलाई, और आपने ही उन्हें जब पहली बार मौका आया तब वो चयन प्रक्रिया में भी आपकी भूमिका रही। सुमित्रा ताई से मेरा कोई विरोध थोड़ी है। जी, जी। सुमित्रा ताई और मैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। दोनों का लक्ष्य, दोनों का उद्देश्य, दोनों का मंतव्य भारतीय जनता पार्टी में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम आदमी की सुख और सुविधा को तलाशना है। मैं आज भी इस अभियान के माध्यम से उस अंतिम पंक्ति की अंतिम लाइन में खड़े हुए अंतिम कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत बड़ी बात, ऐसा कम ही देखने को मिलता है आमतौर पर। मैं उस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठों से लगा करके मध्य में वो उससे सबसे अंतिम में खड़ा हुआ है। उसमें ऐसे बहुत सारे जीवनदानी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन भर सेवा की और कुछ नहीं पाया। तो ये मेरी विद्वेषात्मक लड़ाई तो नहीं है। मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ता का सम्मान अक्षुण्य हो। मतलब इंदौर की चाबी आप ही ने उन्हें दी थी, अब आप ही चाहते हैं कि ये चाबी वो अब और किसी को दे दें या किसी नए को मौका दें, अवसर दें? महेंद्र भाई, चाबी ना तो सुमित्रा जी के पास है, ना सत्यनारायण के पास है, चाबी जनता के पास है। वो चाहती है उसे दे देती है, जिससे चाहती है उससे ले लेती है। तो जो जनता है वो प्रजातंत्र की निर्मात्री है, वो किसी के भी आकलन को करने की योग्यता रखती है। उसके द्वारा किए हुए निर्णय का सुख और दुख उसी के भाग्य में, वो उसी के भाग्य में है। और इस देश में जनता ने जो निर्णय किए हैं वो कोई व्यर्थ तो नहीं है, तो सार्थक निर्णय किए हैं। कांग्रेस की हालत ये हो गई थी कि मिलो ना तुम तो जी घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है? क्या हो गया था उनको। और आज कैसी हो गई गुरुजी कांग्रेस? आज जो है अब वो फिर आपाधापी शुरू है। कल अखबार में पढ़ा कि मंच पे 10 कुर्सियां थी और बैठने वाले 20 थे। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई अलबत्ता हो। और ये तक आज पढ़ने में आया कि वो जो उनका घोषित अध्यक्ष है वो नीचे बैठा था कुर्सी लगा करके और बाकी सब कुर्सी पे ऊपर बैठे हुए थे। तो जहाँ पर अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के नाम पर जानी जाती थी, लेकिन इसके अनुशासन की प्रक्रिया में ढील कब से आई? जब ये एक आदेश आ गया कि बटन दबाओ और सदस्य हो जाओ। मिस कॉल दो और भारतीय जनता हाँ, वही बटन दबाओ और सदस्य हो जाओ। आप जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, चलते रास्ते से बटन दबवा रहे हैं, आपके पास उसका कोई पता कुछ नहीं है। ऐसे लोग जब आएंगे तो ना तो वो रीति को जानेंगे, या नीति को जानेंगे, ना विचार को जानेंगे। तीसरी जो खामी आई, कांग्रेस कूद करके आ जाओ। पलायन होने लगा जो कांग्रेस से बीजेपी। चारों तरफ जब बीजेपी का शंखनाद था तब कांग्रेसी कूद के बीजेपी में आ रहे थे। और बीजेपी सहर्ष भाव से शरणागत कह जे तजय निज अनहित अनिमान तो नर पावर पाप मैं तिन्ह बिलोकचान, रामायण के उस दोहे की तरह, रघुनाथ जी के उस विचार की तरह शरणागत की रक्षा कर रही थी। और जाते ही राम तिलक ते सारा हैं, और उसको तिलक लगा के विधानसभा भी भेज रही थी। और वो जो तो हनुमान, वो अंगद, वो सुग्रीव, वो नील, वो नल, जो 25 साल से तुम्हारे लिए सेतु जोड़ रहा है, जो तुम्हारे लिए कर्म कर रहा है, सीता की खोज में लगा हुआ है, उसके अन्वेषण की कोई कदर नहीं की। वो नल, नील, अंगद जो है वो चुपचाप बैठे रहे और तुमने आने वाले विभीषण की तरह उन लोगों को तिलक कर दिया 2 मिनट में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आदर्श भी समझ लिए, रीति नीति समझ ली। ये दल बदलते ही वो भाजपा के हो गए, टिकट भी पा गए, चुनाव भी लड़ लिए, विधायक भी हो गए। और वो 25 साल से जो तुम्हारा श्रम कर रहे थे वो उन्हें देख देख करके हताश होते रहे, निराश होते रहे। तो श्रेय और प्रेय की इस राजनीति ने कार्यकर्ता के अंतर्मन पर अवगुंठन किया। तो जो अवगुंठन था वो
बड़ी बात। उसने हटा दिया, उसको सत्ता परिवर्तन करा दिया, हटा दिया और असली चेहरा दिखाया। गुंठन तो है जो छुपाता है। तो आपकी शक्ति का समुच्चय जो आपके पास था, जिसे आप ही जानते थे, वो शक्ति का समुच्चय बिखर गया, गुंठन उतर गया। तो गुरुजी कौन से वो योग्य चेहरे हैं? यदि ताई नहीं तो फिर कौन? कहिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिभाओं से हीन नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस बातों में सच्चाई है? हाँ, मुझे तो ये टिकट देंगे नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप परिक्रमा में विश्वास नहीं रखते, पराक्रम में विश्वास रखते हैं, आप मांगने में विश्वास नहीं रखते, आप पाने में विश्वास करते हैं। मुझे तो जितनी बार चुनाव लड़ाया गया और जितनी बार टिकट मिला, मैंने आज तक मांगा ही नहीं। मैं तो घर पर ही बैठा था, बच्चे पढ़ा रहा था और टिकट दिया मुझको। अटल जी ने बुला करके दिया टिकट। मेरे आदर्श पुरुष हैं राजनीति में, मैं उन्हीं के आदर्शों को मानता हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा ना कि अटल जी ग्वालियर में पैदा हुए, लखनऊ से चुनाव लड़ते थे। बड़ी बात, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था, ताई का व्यक्तित्व इतना विराट है, इसलिए कहीं से भी जीत सकते, कहीं से भी कर सकती है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा राजनीति करने वाला ताई के स्वरूप को जानता है। एक नए नेता को यहाँ पर जन्म दे करके 25 साल और राजनीति कराने का भाव संगठन चाहे तो कर सकता है। नहीं तो ताई का वजन है, इतना बड़ा वजन है कि टिकट तो ले ही आएंगे वो। नया नेता कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या सद्गुण? नहीं, आपने कहा ना कि हमने 4 नाम लिए ना नेताओं के, आप ही के पालित हैं, पोषित हैं, विज्ञप्त हैं। अगर चुनाव लड़ाना, महिलाओं की तरफ से चुनाव लड़ाना है तो मालिनी गौड़ हैं। उन्होंने भी इंदौर शहर के नाम को विश्वव्यापी घोषित करवा दिया है। उनकी अपनी भी एक छवि बनी हुई है और छवि बनी तो लोगों ने उसकी सराहना की और लोगों ने सहयोग किया, इंदौर के लोगों ने। तब जाकर के स्वच्छता अभियान में इंदौर नंबर 1 आ पाया है। तो ये मालिनी गौड़ की सफलता है। एक लड़की को आपने 15 दिन पहले उठा करके यहाँ से और कह दिया कि महू में संघर्ष करो, हैं? वो लड़की गई, हक्की बक्की थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता थी और उस निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता ने 15-20 दिन में अपनी लियाकत से उस सीट को अपनी विजय में बदल दिया। बड़ी बात, बहुत बड़ी ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये अयोग्यता नहीं है, ये योग्यता है। अब इधर आओ, पुरुष वर्ग में चाहते हो तो रमेश मेंदोला है, कैलाश विजयवर्गीय है। अब कैलाश विजयवर्गीय क्या है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला राजनीतिक बंदा है। निकला तो इसी नंदानगर से, इसी इंदौर का है और इसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो अपने आप में स्वयं अपनी मृगेंद्रता के भाव को भी जीता है। रमेश है, जिसे जो लोगों को जोड़ने की ताकत है। वो भले ही 2 नंबर का विधायक हो, लेकिन इंदौर के हर क्षेत्र में उसने अपने समर्थक पैदा कर रखे हैं। तो इन लोगों में से किसी को भी यदि आप अवसर देते हो तो एक नई पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी आती है तो अपना काम करती है। आपका तो क्या है, सुमित्रा जी को तो आप प्रधानमंत्री चाहें तो किसी भी प्रदेश का राज्यपाल बना के बिठा सकते हैं। सुमित्रा जी को चाहें तो उपराष्ट्रपति बना करके बिठा सकते हैं। सुमित्रा जी को चाहें तो राष्ट्रपति बना के बिठा सकते हैं। सुमित्रा जी को चाहें तो राज्यसभा में ले जा सकते हैं। उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं सुमित्रा जी के पास में। इनके पास क्या विकल्प हैं कि सिवा संघर्ष के? तो संघर्ष करना और प्रतिभाओं को गढ़ना, नई शान देना, नई मूर्ति गढ़ के उसको नया कलर, नया पेंटिंग करके समाज के सामने करना, यही तो पार्टी का उद्देश्य है, यही तो लक्ष्य है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाजपाई ताई और भाई में एक गहरी खाई देखता है, दूरियां हैं। ये इसी पदलोलुपता का परिणाम है। आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आने वाली जो व्यवधान है, उस व्यवधान ने ताई और भाई के रास्ते अलग किए हैं और इस रास्ते का परिणाम है कि कार्यकर्ता बटा है। इसका परिणाम है कि कार्यकर्ता बटा है। जब कार्यकर्ता बटेगा तो निस्संदेह संघर्ष बढ़ेगा। तो क्या माना जाए, यदि ताई लड़ेंगी तो सत्तन गुरु भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और पंडित सत्यनारायण सत्तन भी जो है जनता के बीच जाएंगे? सत्यनारायण सत्तन ना तो ताई के हैं
ना भाई के हैं, सत्यनारायण सत्तन भाजपाई के हैं। जो कहेंगे भाजपा के लिए कहेंगे, ना ताई के लिए कहेंगे, ना भाई के लिए कहेंगे। हाँ, उनकी योग्यताओं के संदर्भ में आप मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं बता करूँगा कि इनके पास ये खूबियाँ हैं। ये और उन खूबियों को क्यों हमारे कार्यकर्ता केवल इसलिए नहीं, लेकिन उनमें खूबियाँ हैं, उन खूबियों का उपयोग करना चाहिए आपको। बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात। राजनीति में कहा जाता है कि दूरदृष्टिता बहुत बड़ा आयाम होता है, बहुत बड़ा पहलू होता है, और इसी दूरदृष्टिता के धनी हैं पंडित सम्माननीय श्री सत्यनारायण सत्तन जी। शायद यही वजह है कि वो अपनी ही पार्टी के लिए चिंता अभिव्यक्त भी कर रहे हैं और किस तरह से इंदौर संसदीय सीट का आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, इसे लेकर एक बड़ी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आदरणीय गुरुजी, ऐसा भी देखने में आया कि कई बड़े राजनेता आपके घर पहुंचे, आपको मनाने की कोशिशें भी की, यहाँ तक कि लोकसभा की अध्यक्ष और वर्तमान सांसद सुमित्रा महाजन भी आपसे घर पहुंची, भेंट की। तो क्या ये जो मान मनोबल का दौर है ये पूरा नहीं हो पाया या ये सफल नहीं हो पाया? महन जी, सुमित्रा जी मेरे घर आई, अकस्मात आई, मेहमान के तौर पर आई थी, अकस्मात आ गई। और मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे मित्र हैं अब्दुल गफ्फार, बहुत बड़े कवि हैं वो, तो उनसे मेरी बात कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा गफ्फार साहब मैं इसे बंद करता हूँ, आदरणीय ताई जी आई हैं। तो बोले अच्छा। मैं बंद करके उनसे बात शुरू की तो उन्होंने वहीं से ये फैक्ट दृश्य बता रहा हूँ, वहीं से बोले कि आपकी साहित्यिक गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं। तो उनका ठीक चल रही है ताई। मैंने वो एक कविता मेरी है जिसे 70 लाख लोग देख चुके होंगे, वो चाय वाला। बड़ी बात। बोले मैंने तो नहीं देखी। मैंने आपको फुर्सत कहाँ है? हम बैठे हुए थे, उनकी दृष्टि सामने सेल पर पड़ी कि अरे ये तुम्हारी मंथरा। ताई की रामचरित मानस में, रामायण में गति है। ताई जो है रामचरित पर, रामायण पर प्रवचन कर चुकी है दत्त मंदिर में और अन्य कई स्थानों पर। मैं भी कथा वाचता हूँ। अब दोनों एक ही मर्जी के मिलेंगे तो सत्संग तो होगा। भेले गरल मार्ग मा मोही का हरि कथा सुनाओ तो आध्यात्मिक चर्चा होने लग गई है। मेरे से बोले कि ये मंथरा। मैंने हाँ, मैंने ये अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी की पीड़ा है जो राम जी के खिलाफ है। मैंने ये वकालतनामा इस अंतिम पंक्ति की अंतिम नारी के माध्यम से राम जी के खिलाफ अदालत में दाखिल किया है। मैं राम जी के खिलाफ बोल सकता हूँ तो किसी के भी खिलाफ बोल सकता हूँ जो अन्याय की जमीन पर है। बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात। ताई को ग्रंथ दिया, बैठे रहे। जब वो चलने लगी तब हमारे बीच में संगठन के संदर्भ में 2-3 चर्चाएं हुई। उसको उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ सत्तन जी ये जो गलतियां हैं इसके लिए मैंने भी बात की है और आपने ठीक बिंदु पर हाथ रखा है। उसके बाद चली गई। साहित्य चर्चा, राजनीति की चर्चा में केवल संगठन के वो 2-3 बातें हमारे बीच में थी जो कार्यकर्ताओं को लेकर। मतलब चुनाव की कोई चर्चा नहीं आई? चुनाव के संदर्भ में तो कोई बात ही नहीं हुई, और ना उस सौजन्यता होती तो मैं बताता आपको। ऐसा कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भी आपसे मिलने पहुंचे, उन्होंने भी आपसे चर्चा की और चुनाव को लेकर ही मंथन किया। क्या ये बात सही है? झा साहब से मेरे 35-37 साल पुराने संबंध हैं। वो बहुत सम्माननीय तरीके से पेश आते हैं मुझसे। ये उनका बड़प्पन है कि इतने बड़े पद में रहने के बावजूद भी वो मुझे अपना अग्रज मानते हैं और अग्रज होने के नाते वो मुझे प्रणाम भी करते हैं, मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो वो घर आए थे। अब पद की दृष्टि से वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी कुछ मंशा रही थी या रही होगी, लेकिन हमने साथ में चाय पी, कचौरी खाई, वार्ता करते रहे। बहुत सारे कार्यकर्ता घेरे हुए थे। तो बस इतनी सी बात हुई। बोले गुरु ये ऐसा सुना है? मैंने सही सुना है। तो बोले क्या? मैंने क्या वही जो सुना है। और बातें इशारों में ही हुई कुल मिला करके। मैंने वही जो आपने सुना है। मैं पार्टी को हानि थोड़ी करूँगा,
संगठन को हानि हो, मुझसे हो, तो ये तो और भी दुख की बात है। मतलब आप अड़िग हैं, सत्य परेशान हो सकता है पराजित में। ठीक है, मैं तो कई बार पराजित हुआ है, सत्य तो होता ही आ रहा है, अभी भी पराजित हो सकता है। कोई पराजय और जय पराजय का प्रश्न नहीं है, पराजय उस संगठन के नहीं होना चाहिए जिस संगठन के लिए हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने पूरा जीवन समर्पित किया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे, बात रखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, या राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र की चिंता है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं है कि ये सब घटनाक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री के पास तक नहीं पहुंचा होगा। बिल्कुल। चूंकि सुमित्रा जी के संदर्भ में हो रहा है, इसलिए अवश्य में वो पहुंचा होगा। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझसे अपरिचित हैं, वैयक्तिक रूप से भी वो मुझसे बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं। अगर वो कोई मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उन्हें उनसे मिल करके अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। ये तो ठीक है, चल ही रहा है। प्रदेश का महामंत्री तो जो है, राष्ट्र का महामंत्री तो है ही यहाँ पे, जब उसका भी नाम ले रहा हूँ मैं, कैलाश विजयवर्गीय। हाँ, तो किसी के कहने से ले रहा हूँ क्या, अंतश्चेतना से ले रहा हूँ। आपको लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे तो स्वरूप कुछ अलग होगा, और ताई को यदि किसी और सीट से लड़ा दिया? नौजवान टीम काम करेगी। महेंद्र जी देखिए, जैसे उन्होंने एक नियम बनाया था और ताई के ही लिए तोड़ दिया। क्या नियम था? 70 साल से ऊपर के लोग राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शाह साहब का संदेश था। बाद में मुकर गए वो कि ऐसा कोई नहीं किया, तो बाबूलाल क्या ढेर में लगा दिए गए थे हैं? वो सरताज सिंह को क्या फावड़े से खींच के फेंक दिया था तुमने, हैं? वो मेहंदेले मैडम, हाँ, एक वो चिल्ला ही रहेंगे, वो कुसमारिया कांग्रेस में चले गए। हाँ, नहीं, चाहे जहाँ चले जाए वो, हैं? हमारे से गए तो हमारे थोड़ी है। तो गुरुजी क्या लगता है, एक उम्र के बाद एक राजनेता जब पूरा जीवन अपनी पार्टी के लिए दे देता है, सरकार में अपनी भूमिका भी निभाता है, और जब उसका उम्र का फैक्टर सामने आता है तो पार्टी उससे किनारा कर लेती है? नहीं महेंद्र जी, ऐसा नहीं है जी। आपका कार्यकर्ता है, आपने नियम बनाया, पालन करो। सभी के लिए समान हो, सभी के लिए। आपने 3-4 लोगों को ये सब कर करके और अपना खेल तमाशा कर दिया, पालन करो। आप उसको पालन करो, नियम बनाया तो पालन करो। पालन नहीं करो और विशेष व्यक्ति के प्रति उस नियम को तोड़ मरोड़ करके बदल दो तो ऐसा लगता है कि तुम अपनी श्रेय को पाने के लिए अपने प्रियजन को ही उपकृत करना चाहते हो, हैं? पराक्रम में विश्वास नहीं करते, परिक्रमा में विश्वास करने लग गए। तो ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में वो नियम बदल दिया गया। चलो, आपने 70 साल के लोगों को ये कह दिया कि सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे, तो आप उनके अनुभव का लाभ उठा सकते थे कि नहीं? उनके पास जो राजनीति का अनुभव है, जो 25 साल, 30 साल, 40 साल के अनुभवी लोग हैं, बहुत सारे तो मुझ तरीके तो जनसंघ के ज़माने से संघर्ष कर रहे हैं, 1952 से। तो हमारे आप ये तो कह सकते थे कि आप कार्यकर्ताओं से संपर्कित करने के लिए इस प्रकोष्ठ में बैठे रहेंगे और जो आएंगे उनसे मिलेंगे, उनको भावनाओं से उनसे परिचित करेंगे, उनको यानी कोई ना कोई व्यवस्था तो कर सकते थे। उन्होंने दरकिनार कर दिया। उनके शांत बैठने का भी परिणाम है जो तुम्हें भुगतना पड़ा इन चुनावों में। इसीलिए सब बड़े नेता कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। सरताज सिंह चले गए, रामकृष्ण कुसुमारिया जी चले गए, अब तो बाबूलाल गौर जी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव वो कांग्रेस से लड़ लें। मैं बाबूलाल जी, शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी बात नहीं करता। इनकी लड़ाई पद की लड़ाई है, मेरी लड़ाई संगठन की लड़ाई है। तो क्या गुरुजी को भी कभी कोई ऑफर आया कांग्रेस से या और किसी राजनीतिक दल से? मेरे एक मित्र का ऑफर था जी। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि आप स्वागत, अच्छी बात है, समर्थन दिलवा दे, पार्टी थोड़ी छोड़ूंगा मैं। जी। मेरे पास एक ऑफर का उनका प्रवीण जी का है। प्रवीण जी से मेरी मुलाकात भी हुई, बैठा भी। उन्होंने कुछ मेरी कविताएं भी टेप करी जो इन दिनों खूब
उन्होंने चले राम जन्मभूमि पर एक कविता थी, उसको उन्होंने संग्रहित की, उसे लेकर के गए मुझसे। उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे प्लेटफार्म पर देखो। मैंने कहा ये प्लेटफार्म और वो प्लेटफार्म दोनों एक ही हैं, स्टेशन बदल गए हैं। तो बोले कि अरे नहीं आप आ जाओ। वो मुझे और भी दायित्व प्रदेश में देना चाहते थे। तो मैंने कहा नहीं साहब, मेरी लड़ाई संगठनात्मक है, उसकी शुद्धि की लड़ाई है, मैं पार्टी बदलूंगा नहीं है, और उसी पार्टी में रह करके उन्हीं के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट करूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं संगठन के लिए जिया हूँ, मेरी कोई लालसा, मेरी आकांक्षा थोड़ी है कि मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी लड़वाएगी मुझे मजबूरन। यदि पार्टी ने अपने फैसले को बदलाव नहीं किया तो आप चुनाव लड़ेंगे? निस्संदेह साधारणहीन आदमी की तरह चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अपनी संपूर्णता, अपनी संपूर्ण चेतना के साथ लड़ूंगा। एक झंडे पर चुनाव लड़ेंगे? एक झंडे पर चुनाव लड़ूंगा है, और उन्हीं से सहयोग मांगूंगा जिनका जमीर जिंदा है। बहुत बड़ी बात। ना तो मेरे पास साधन है, ना संपन्नता है, ना करोड़ों रुपया लगता है इस चुनाव में। कितना 27 करोड़ तो अभी उन्होंने ही बता दिया कि इतना खर्च कर सकते हो हैं, तो यहाँ तो 70,000 ही नहीं है, तो 27 करोड़ कहाँ से लाएंगे ऐसी। लेकिन संघर्ष है और संगठन के लिए तो तैयार है। बहुत बड़ी बात। मैं तो अकेला ही चला था, यूं मंजिल पर लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेला हूँ। हाँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आशीर्वाद, आज ही में ज्योतिषी जी आ गए थे आशीर्वाद देने। तो मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन कारवां तो बन जाएगा मेरा। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कारवां बनता चला गया। और तो महेंद्र भाई, कारवां बनाना होता तो मेरे पास वो बम्बई के वो हैं गवली साहब, अरुण गवली साहब, उनकी एक पार्टी है। उस पार्टी का ऑफर है कि आपका संपूर्ण दायित्व हम निर्वहन करेंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाओ, पूरा खर्चा हम उठाएंगे आपका, हमारी पार्टी के प्लेटफार्म से चुनाव लो। कांग्रेस भी ऐसा कह रही है कि हाजी मस्तान साहब की एक पार्टी है, उसका भी ऑफर है मुंबई की। मेरे दोनों दल के लोगों से जो मुखिया हैं, मैंने उनको प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरी लड़ाई अलग किस्म की लड़ाई है। कांग्रेस भी आपसे संपर्क साध चुकी है, ऐसा बताया गया? कांग्रेस से मेरी बात हुई थी। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने उनसे कहा मैं पार्टी नहीं बदलूंगा, समर्थन देती हो कांग्रेस तो उसकी मर्जी है, और नहीं तो उसका उम्मीदवार लड़ाए, उसका उम्मीदवार लड़ाएगा। और अगर वो उम्मीदवार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण उसको बढ़त मिल रही है, तो फिर मुझे विचार करना पड़ेगा। आप समर्थन देंगे उस दिशा में? निस्संदेह। मेरे संगठन को नुकसान नहीं होना है। देश को आज इस बदली हुई परिस्थिति और परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की और संरक्षण की आवश्यकता है। मोदी जैसे पुरुष का होना वहाँ पर नितांत अपेक्षित है। उसी विचारधारा से जो देश की अखंडता और अक्षुण्णता और उसकी सांस्कृतिक और उसके सदाचार और भाईचारे को एकत्रीकरण के साथ जीने की योग्यता रखता हो, ऐसे ही पुरुष की आवश्यकता आज दिल्ली के तख्त पर है। इसीलिए आप चाहते हैं कि इंदौर में भी नया नेतृत्व है, नई पौधा है? नहीं पाए, और ताई को कोई कमी नहीं है। मैं बता चुका हूँ ना कि उनके पास तो उपलब्धियों का भंडार है, वो और जो भंडारी है वो चाय जो देते हैं। बड़ी बात है। चलिए, बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात दिल से कह रहे हैं आदरणीय सत्यनारायण सत्तन गुरु। और कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरह से राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है, उसी तरह से नए चेहरों का, नई पौध का, नई पीढ़ी का भी राजनीति की दुनिया में आना जरूरी है, तभी सही मायनों में समाज का विकास हो पाएगा। आदरणीय गुरु जी, बहुत सारी चुनावी चर्चाएं हो गई, बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर बातचीत हो गई, बहुत सारे रहस्यों पर से आपने पर्दा हटा दिया। जाते जाते क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव बहुत निकट है, आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है, जनता यहाँ पर जज की भूमिका में आने वाली है। यहाँ पर जज कंफ्यूज हैं कि ताई की तरफ जाएं कि भाजपाई की तरफ जाएं कि भाई की तरफ जाएं। क्या लगता है, क्या गहरा संदेश होगा पंडित सत्यनारायण सत्तन गुरु जी का? काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया
वो इतराया जाम बड़ा नेताई का। क्या क्या करें बयान, जगत से न्यारी है ये नेताई, मजनू को लैला से ज़्यादा प्यारी है ये नेताई। नेताई ही दुखदाता, नेताई जो इसमें, नेताई ही सुखदाता, नेताई ही दुखदाता, जो इसमें स्नान करे वो जीवित स्वर्ग सुख पाता। काले को सफ़ेद हरदम करती रहती ये नेताई, नहीं किसी की हुई आज तक ऐसी है ये हर जाई। प्राण किसी के हर लेती, जेब किसी की भर लेती, जो इसने मन में चाहा वो पल दो पल में कर लेती। इस नेताई के सौदे ऊंची बोली में होते हैं, इस सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते हैं। बहुत बड़ी बात। सुनते थे जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा, पर हमने जो बोया था उस खेती में आया घाटा। ये मक्कारी की बड़ी बहन, भ्रष्टाचारी की नातन, बेईमानी की सासू और स्वार्थ की सग्गी दुल्हन, रिश्वत इसकी छोरी है, काला बाजारी गोरी है, चुस्त पायजामा कुर्ता जाकेट टोपी काली पीली धोरी है। बस यही वेश है माई का, करती काम सफाई का, गला घोटती भाई का, काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का। मैं देश का कवि हूँ जी, बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही दोयम दर्जे में हूँ, लेकिन कवि जो है वो देश का होता है, स्वयंसेवक देश का होता है। तो स्वयंसेवक कवि जब होता है तो वो अपनी ही बात कहता है। और मैं आपसे विदाई के इन क्षणों में हिंदुस्तान के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो। ये परिवेश जो आज आप देख रहे हो और जिसको लेकर के आप बात कर रहे हो, उसके संदर्भ में मुझे एक ही बात अच्छी लगती है कि उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, दुश्मनों के धड़ से सर उछालते चले चलो, स्वार्थियों को देश से निकालते चले चलो, सच्चे पहरेदारों को बिठालते चले चलो, अपनी आन बान पर भारती के मान पर दुश्मनों की मुंड माल डालते चले चलो। उबाल जो है रक्त में उबालते चलो। सिपाहियों से कहना है कि आ गया है वक्त, जागते रहो न सोइए, रक्त से हमलावरों के अपने शस्त्र धोइए, दें सुगंध विश्व को वो कीर्ति बीज बोइए, प्राप्त कर लिया जिसे उसे न पुनः खोइए। जागते रहो जवान, अपनी राइफल को तान, राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो। उबाल जो है रक्त। बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात। जब भी कवि हृदय कुछ कहता है तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। और आज आदरणीय सत्तन गुरुजी ने भी अपनी दिल की बात आज जनता से, दर्शकों से साझा कर ली है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सही दिशा में ले जाने के जिस लक्ष्य के साथ सत्तन गुरुजी ने अपनी आवाज़ उठाई है वो सही कानों तक भी पहुंचेगी। और रही बात इंदौर संसदीय सीट की, तो इसका फैसला तो भारतीय जनता पार्टी आला कमान को ही करना है, लेकिन अंतिम पंक्ति में खड़े बीजेपी कार्यकर्ता के मन में क्या पीड़ा है ये कुछ यहाँ पर अभिव्यक्त की है श्री सत्यनारायण सत्तन गुरुजी ने। आने वाले कल में कैसा ये फैसला होगा और क्या ताई और भाई के बीच की खाई खत्म हो पाएगी और इंदौर का भाजपाई क्या फैसले के स्वीकारोक्ति को देख पाएगा और आने वाले दिनों में क्या सत्तन गुरुजी को भी चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा, ये तमाम समीकरण धीरे धीरे हमारे सामने खुलते जाएंगे। और जनता जनार्दन जो कि जज की भूमिका में है, निर्णायक की भूमिका में है, अपना फैसला सुनाने से पहले हर बार की तरह 100 बार सोचेगी जरूर। एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम साक्षात्कार में आज इतना ही। खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और जानी मानी हस्ती के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।